स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग आपका क्या बोलते हैं, मौर्य वंश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके पहले ही हम लोग जस्ट महाजनपद काल है उसको खत्म कर चुके हैं, है ना? उस थ्योरी क्लास को भी और आपका एमसीक्यू पोर्शन भी को भी। तो महाजनपद काल में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि कितने महाजनपद होते थे हमारे, 16 महाजनपद होते थे, ठीक? उसमें से हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट हम लोगों को देखना था। उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा महाजनपद था आपका? मगध। तो उसको हम लोग आज मतलब कि मगध में जितने भी आपके राज किए हैं उनको हम लोग देखेंगे। प्लस हम लोग क्या बोले थे उसी टाइम ही महाजनपद काल का जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो कि हम लोग 7 डायनेस्टी के बारे में आपका पढ़ेंगे, ठीक? तो हर्यक वंश पढ़ेंगे, ठीक है? और कौन-सा पढ़ेंगे आप लोग? शिशुनाग वंश पढ़ोगे, है ना? और मौर्य वंश पढ़ोगे, ठीक? और सबसे अंतिम में आपका कण्व वंश और आंध्र सतवाहन वंश पढ़ेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ देखे थे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, उसके पहले नंद वंश के बारे में भी। तो हम लोग है ना उस क्या बोलते हैं, जो महाजनपद काल पढ़ रहे थे उसी में हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लिए थे कि नंद वंश में बेसिकली आप लोग को 2 लोगों को याद रखना है। क्या-क्या? एक महापद्मनंद, है ना? और एक घनानंद। घनानंद को ही नंद भी बोला जाता है, ठीक? ये नंद वंश के हैं। तो महापद्मनंद को क्या बोला जाता था? क्षत्रिय हंता बोला जाता था, ठीक? वो क्या किए थे? क्षत्रियों का नाश किए थे और दूसरी बात और वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण सत्ता को फिर स्थापित किए थे, है ना? महापद्मनंद, ठीक? तो क्या बोला जाता था? क्षत्रिय हंता, ठीक? और इनके जो बेटे थे वो कौन थे? घनानंद। ये धन के लोभी थे इसलिए इनका नाम घनानंद पड़ा था और इन्हीं का ही फिर मृत्यु कर, है ना? इन्हीं की मृत्यु कर मौर्य वंश के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनको मतलब कि इनको मृत्यु देकर वो क्या करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और किनकी सहायता से करते हैं? तो चाणक्य की सहायता से करते हैं, ठीक? तो ये हो गया आपका मौर्य वंश का थोड़ा-सा बेसिक और नंद वंश आपका यही 2 राजाओं पे खत्म हो जाएगा, घनानंद और महापद्मनंद, ठीक? और वैसे ही हम लोग हर्यक वंश पढ़े थे तो उसमें क्या देखे थे? बिंबिसार देखे थे, है ना? बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, ठीक? तो हम लोग देखे थे उस टाइम मगध का सबसे पहले राजधानी क्या था आपका? गिरिब्रज था, ठीक? फिर उसके बाद क्या है आपका? राजगृह बना, है ना? और उसके बाद उद्यान जो है नया पाटलिपुत्र बसा के, है ना? नया पाटलिपुत्र बसा के उसको फिर अपनी राजधानी क्या करता है? बनाता है, ठीक? तो इन चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो ये हो गया हर्यक वंश, आपका नंद वंश। फिर आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक? अभी भी जो एडीओ का करंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका इसी से मौर्य काल से ही पूछा गया था कि मेगास्थनीज़ की मतलब कूट बना के दो कि मेगास्थनीज की बुक कौन-सी इंडिका, उसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं है कि है ऐसा करके, है ना? तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, केवल उसने 7 जातियों के बारे में बताया है कि 7 भागों में विभाजित था करके, ठीक? तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक? और वैसे ही कौन-सा बुक और एक याद रखना है विशाखदत्त, है ना? मुद्रा राक्षस, ठीक? मतलब कि विशाल है दाँत किनके? राक्षस के, ठीक? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक? और एक तरंगिणी का भी याद रखना है, ठीक? उसको भी आगे हम लोग थ्योरी में जब चर्चा करेंगे तो देख लेंगे, ठीक? और दूसरी बात जब महाजनपद काल पढ़े तो उसमें हम लोग सिकंदर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना? किस कैसे क्या बोलते हैं सिकंदर जो है गोगावा मेला का युद्ध है ना, जो रहता है आपका, ठीक? तो उसमें कैसे वो विजय प्राप्त करता है, 2.5 लाख सेना को कैसे हराता है वो, है ना? 2.5 लाख सेना को कैसे हरा के अपनी 50,000 सेना है उसके पास, फिर भी 2.5 लाख सेना को हरा के पूरा विश्व विख्यात हो जाता है, ठीक वो? तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बैटल ऑफ गॉग मिला, है ना? तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक? तो उसी की ही क्या बोलते हैं, उसी की भनक किनको लग जाती है? चाणक्य जी को, है ना? चाणक्य जी जो कहाँ बैठे रहते हैं? तक्षशिला, तक्षशिला के वो आचार्य होते हैं, तो जाते हैं नंद के पास, है ना? ये बस रिवीजन के पर्पज़ से है इसलिए स्पीड में बोल रही हूँ, ठीक है? बार-बार बताने का मतलब ये होता है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे, ठीक? बार-बार रिवीजन करने का मतलब वही रहता है। तो शिला के चाणक्य जी कहाँ जाते हैं? नंद के पास। उनका कहना ये रहता है कि भारत को अभी ही अखंड कर लीजिए, है ना? मतलब बहुत सारे जनपदों में बटा हुआ है और मगध क्या है केंद्र बिंदु में है, ठीक? सारे जनपदों को वो क्या कर सकता है, एकत्र कर सकता है और अखंड भारत बना सकते हैं ताकि कोई भी बाहरी विदेशी आक्रमण हो तो उनसे लड़ पाए, है ना? और वैसे भी सिकंदर जो है आपका जिसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर तृतीय भी बोला जाता है उसको, है ना? कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था आपका, है ना? तो वो विश्व विजय अभियान के लिए निकला है और पहले ही मतलब ख्याति प्राप्त कर चुका है कि 2.5 लाख सेना वाले राजा को हरा दिया, 2,50,000 सेना वालों को हरा दिया, है ना? अपनी 50,000 सेना के साथ
ठीक? और उसके सेनापति के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, किसको? सेल्यूकस निकेटर, है ना? थल सेना और निर्याकस जल सेनापति, है ना? और वही सेल्यूकस जो होता है, उसी की पुत्री के साथ किसका विवाह होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक? हेलेना, उसकी उनकी बीवी का क्या नाम रहता है? हेलेना। इन सब चीज़ों को अभी याद रखना है थ्योरी का। फिर क्या बोलते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन देखेंगे और कुछ पॉइंट जैसे थ्योरी में मिस हो जाता है या हम लोग नहीं पढ़ पाते तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जब एमसीक्यू लगाते हैं तो वहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इस थ्योरी पोर्शन में नहीं लिखा होगा कि क्या बोलते हैं, अशोक जो है अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना? तो किनको भेजता है? उसकी बेटी का नाम रहता है संघमित्रा और बेटे का क्या नाम रहता है? महेंद्र, ठीक? बेटे का क्या नाम रहता है? महेंद्र और बेटी का क्या नाम रहता है? संघमित्रा। वैसे ही आप लोगों को क्या बोलते हैं, जैन और महावीर जैन और बुद्ध जी, है ना? गौतम बुद्ध, उनके भी पुत्र और पुत्री का नाम याद रखना है आप लोगों को, है ना? तो हम लोग जो बुद्ध जी पढ़े थे तो उसमें उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध जी के में राहुल था और जैन में महावीर जैन जी की पुत्री का नाम क्या था? अणुज्या। और उन्हीं का ही जो पति रहता है, क्या नाम रहता है? जमाली। वो उनका क्या बनता है? प्रथम शिष्य बनता है, किनका? महावीर जैन जी का, ठीक? तो इन बातों को भी क्या रखना है आप लोगों को? याद रखना है, ठीक? बौद्ध धर्म के बेटे का नाम क्या बताया मैंने? राहुल, ठीक? अब देखिए यहाँ पे और कुछ-कुछ बातें सुन लीजिए, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य वंश में ऐसा राजा कौन-सा रहेगा? अशोक रहेगा, अशोक, है ना? देखिए, आपका चंद्रगुप्त मौर्य आएँगे प्रथम, उनके बेटे कौन हो जाएँगे? बिंदुसार, तो है ना? और उनके बेटे कौन हो जाएँगे आपके? कौन हो जाएँगे बिंदुसार के बाद? आपका अशोक हो जाएगा, ठीक? ये सब चीज़ों को देखेंगे। और अशोक क्या करता है? अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना मतलब राज्य स्थापित करता है, तो इसकी भी स्टोरी है, ठीक? उसको भी याद रखना है आप लोगों को, वो स्टोरी हम लोग बताते चलेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो मगध राज्य है, मगध साम्राज्य, वो कब से सशक्त हो गया था? हर्यक वंश में जब हम लोग देखे थे अजातशत्रु और कौन? आपका बिंबसार, ठीक? बिंबसार उसमें है, हर्यक वंश में बिंबसार है और बिंदुसार, बिंदुसार आपका किसमें है? मौर्य वंश में। अब देखिए बिंदुसार का बिंदु नाम कैसे पड़ता है? तो वही स्टोरी जो महाजनपद काल में सुने थे आप लोग, उस स्टोरी को फिर से यहाँ पे सुन लीजिए। बार-बार बताने का मतलब वही होता है कि रिवीजन हो जाए, ठीक? कोई रट्टा मरवाने के लिए नहीं है। कहानी को कौन रट्टा मरवाता है? कहानी को जब आप लोग सुनोगे तो खुद याद हो जाता है, ठीक? कहानी को हम लोग ऑटोमैटिक सुने रहते हैं बचपन में या कभी भी तो ऑटोमैटिक याद रहता है ना, तो उसको रट्टा मरवाना या उसको ट्रिक, तो उसका कुछ ट्रिक नहीं बनता है, ठीक? तो इसको भी आप लोगों को सुन के क्या रखना है? याद रखना है, ठीक? तो देखिए क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य है उसको हर चीज़ों में प्रबल सशक्त करने के लिए चाणक्य जी हमेशा हमेशा से आगे रहे हैं। तो वैसे ही उनको ज़हर की मात्रा को मतलब ज़हर कोई और ना दे दे तो उनका बॉडी उस चीज़ को झेल ना पाए, उसके लिए भी वो क्या करते हैं, उनके बॉडी को सशक्त बनाते हैं। तो उनको खाने में थोड़ा-थोड़ा मात्रा में क्या देते हैं, ज़हर देते हैं ताकि उनका बॉडी क्या है, बाहर से और जैसे ज़हर है कोई अगर देने की कोशिश करे माने तो उनको उसका कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक? तो क्या क्या होता है, एक बार चाणक्य जी मतलब कि वैसे ही खाने में दिए रहते हैं तो वो खाते रहते हैं। तो उनकी पत्नी आती है जो गर्भावस्था में रहती है ना, गर्भवती रहती है, तो आती तो क्या बोलती है, मैं भी आपके साथ खाऊँगी करके ज़िद करने लगती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो भोजन कर लेती है। तो क्या होता है, जो अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को तो आदत हो गया है ना वैसे खाना खाने का, ज़हर मिला हुआ थोड़ा-सा। पर उनकी पत्नी जो है गर्भावस्था में वो खाएँगी तो उनको तो ज़हर लग जाएगा। तो वही ज़हर उनके शरीर में फैलने लग जाता है, ठीक? तो क्या होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे में भी वो असर कर देगा, है ना? जब ये बात चंद्र मतलब कि उनको पता चलती है चाणक्य जी को तो वो बोलते हैं तुरंत मतलब बच्चे को निकालना पड़ेगा, ठीक? गर्भ से निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पेट को फिर काट के फिर बच्चे को निकालते हैं, है ना? तो बच्चे के में थोड़ा-सा असर पड़ ही जाता है मतलब उसका ज़हर का, है ना? तो बिंदु टाइप का हो जाता है इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ता है, ठीक? ये श्रुति कहानियाँ हैं, है ना? इसको सिर्फ़ सुनने के बेस में और नाम कैसे याद करना है उसके, ताकि बिंबसार और बिंदुसार में आपको मतलब कि दिक्कत ना हो। पुराने स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, पर जो नए स्टूडेंट होते हैं, है ना? मैं खुद जब स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो मुझे खुद दिक्कत हो जाता था कि बिंदुसार, बिंबसार ऐसे करके, ठीक? तो ऐसे याद रखिएगा। है ना? अब देख लेते हैं। अब और चीज़ें भी हैं, है ना? उसको हम लोग थ्योरी पोर्शन के माध्यम से देखते जाएँगे। और दूसरी बात देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो किस वंश का है, किस कुल का है, इसके बारे में बहुत सारी अवधारणाएँ हैं, बहुत सारे विद्वानों के अलग-अलग मत है। कोई उसको शूद्र बोल रहा है, तो कोई विशाल बोल रहा है ना? किसी में क्या बोलते हैं, बौद्ध वाले में भी उसको क्या बोलते हैं, मेरीय कुल का क्षत्रिय वंश होगा, ऐसे करके बोला गया। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आते रहते हैं। करंट में एडीओ के एग्ज़ाम में भी आपको मेगास्थनीज का देखने को मिला था, ठीक? और एडीओ का रिज़ल्ट मतलब एडीओ का जो है आप लोगों का आ गया है मॉडल आंसर, तो किनका-किनका चांसेस है सिलेक्ट होने के, तो उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, बताइएगा, ठीक? कि किनका-किनका मतलब कि हो रहा है सिलेक्शन, किनके-किनके कट ऑफ बन रहे हैं।
तो को भी बताइएगा। ये पेज हाइट बड़ा नहीं हो रहा है। 2 मिनट रुक। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकाल, है ना? तो देखिए मौर्यकाल को जानने का आप लोगों का क्या-क्या मतलब स्रोत है? देखिए, सबसे पहले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य को ही क्या बोलते थे हम लोग? विष्णुगुप्त बोलते थे और चाणक्य बोलते थे, ठीक? और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या तक्षशिला के आचार्य, सबसे सुविख्यात आचार्य, ठीक? इतने चीज़ों को याद रखिएगा। अब एक चीज़ बताइए, जब महाजनपद काल पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि महाजनपद काल की जानकारी कहाँ से मिलती है कि 16 महाजनपद थे भारत में, है ना? मतलब भारत जहाँ तक हिंदुकुश तक पूरा फैला हुआ था, आपका इधर पूरा नीचे तक था। तो वो चीज़ बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, है ना? अंगुत्तर निकाय से आपका पता चलता है, ठीक? इन चीज़ों को भी क्या रखना है आप लोग को याद रखना है, ठीक? अब देखिए इसका मौर्य काल का पूछेगा तो मुख्य स्रोत क्या-क्या लोगे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र लोगे और आपका मेगास्थनीज का क्या आ जाएगा? इंडिका आ जाएगा और अशोक के बहुत सारे अभिलेख आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक? स्तंभ अभिलेख पूरे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म वाले में भी देखे थे हम लोग, एक रुम्मनदेही का अभिलेख मिलता है जिसमें कि क्या है वो अपने अशोक जो है अपने राज मतलब कि राज तिलक होता है उसके 20 वर्ष बाद वहाँ पहुँचता है ना? वो और पूजा-वूजा करता है और प्लस वहाँ पे लुम्बिनी नामक ग्राम में क्या है, बौद्ध जी का जन्म हुआ है करके वहाँ पे कर में छूट प्रदान करता है ना, तो रुमनदेही अभिलेख में ये भी देखे थे। ठीक, आज और बहुत सारे अभिलेख हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए थ्योरी क्लास को देखते हैं। पहला देखिए क्या बोल रहा है, वही कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का इंडिका है आपका और अशोक के अभिलेख हैं, मौर्य वंश को जानने के लिए। ठीक, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो शासन कब से कब तक की है? 322 ईस्वी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब देखिए भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो इसका तो हम लोग देख ही लिए थे, है ना? कि क्या बोलते हैं चाणक्य जी जो है ना? इसमें महाजनपद काल में मैंने पूरा स्टोरी बताया हुआ है, तो उसको आप लोग प्रीवियस ईयर वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है? वो ये नंद है, उनका अपमान कर देता है, घनानंद जो रहता है ना नंद वंश का, वो अपमान कर देता है किनका? चाणक्य जी का, कि तुम मेरे को आके मतलब राजकार्य के बारे में बताओगे कि कौन विदेशी आक्रमण करने आ रहा है, तो मैं जीत नहीं पाऊँगा, ये करो, वो करो, तुम होते कौन हो? तुम तो एक पढ़ाने वाले आचार्य हो करके धक्का मार देता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी शिखा खोल देते हैं कि जब तक तुम्हारा नाश नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा राजपाट मैं समाप्त नहीं कर दूँगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बाँधूँगा करके वो चले जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को ढूँढते हैं कि जिसको वो क्या करे, नंद मतलब कि उस साम्राज्य में, है ना? उसका शासन स्थापित कर सके। तो किसको चुनते हैं वो? चंद्रगुप्त मौर्य को चुनते हैं, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य को चुनते हैं, ठीक? फिर चंद्रगुप्त मौर्य को चुन के उसको दे मतलब कि हर तरीकों से तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर लास्ट में क्या करते हैं, वही नंद की समाप्ति होती है। इसके भी बहुत सारे रीज़न्स बनते हैं, वो पहले मतलब आक्रमण करते हैं कई बार, पर वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। फिर क्या होता है एक बार एक मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं हार के नंद से हार के बैठे रहते हैं। तब एक क्या बोलते हैं एक महिला होती है वो अपने बच्चे को बोलती है मतलब खाना दिए रहती है तो उसका बच्चा खाता रहता है तो गर्म रहता है तो जल जाता है ना? तो उसकी मम्मी बोलती है कि पहले साइड-साइड किनारे का खा ले क्योंकि वो क्या हो गया है ठंडा हो गया है ना? किनारे का पहले खा, तू डायरेक्ट बीच का खाएगा तो क्या हो जाएगा वो गरम ही रहेगा। तो क्या बोलते हैं जो चाणक्य जी हैं उनके वो इस चीज़ पर मतलब गंभीरता से विचार करते हैं कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ डायरेक्ट मेन जो है नंद पे आक्रमण कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट उसके छोटे-छोटे जो और महाजनपद है ना 16 महाजन छोटे-छोटे उनको पहले हराता हूँ, फिर उनको अपने साथ लेता हूँ, फिर आक्रमण करता हूँ। इस तरीके से रणनीति बना के है ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो क्या करते हैं लास्ट में नंद को हराकर है ना नंद वंश को समाप्ति कर मौर्य वंश की नींव रखते हैं, ठीक? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता मौर्य वंश स्थापित करने में किनका रहा है? चाणक्य जी का रहा है। तो इन बातों को भी याद रखिएगा, ठीक? अब देखते हैं। तो भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के संबंध में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना तो मतलब मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ये भी देख लिए। अब देखिए उन्हीं उनके कुल के बारे में मतलब विद्वानों में मत है, उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो कौन-कौन ब्राह्मण परंपरा में उसको क्या बोलते हैं? शूद्र बोला जाता है, ब्राह्मण अथवा वृषाल बताया गया है, ठीक? ब्राह्मण परंपरा में क्या बताया गया है? शूद्र अथवा वृषाल बताया गया। अब वहीं पे जब बौद्ध धर्म की बात आती है, बौद्ध परंपराओं में से
पिपलीवन गणराज्य के मेरी क्षत्रिय वंश का बताया गया है, ठीक? मेरी क्षत्रिय वंश का। तो 2 चीज़ याद रखोगे, ब्राह्मण वाले में ब्राह्मण परंपरा में शूद्र और विशाल बताया गया है, जबकि बौद्ध वाले में क्या बताया गया है, मेरी क्षत्रिय वंश का बताया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के प्रयासों से, है ना, 322 ईसा पूर्व में घनानंद परास्त हो जाता है ना, और मौर्य वंश की क्या होती है, नींव रखाती है। नंद वंश पूरा समाप्त हो गया, मौर्य वंश प्रारंभ हो गया, ठीक। और मौर्य वंश ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ठीक। उसके बाद देखिए, मगध का राजा घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है ये, ठीक। कौन किसके समकालीन था, जैसे बौद्ध जी किनके समकालीन थे, ठीक, प्रसेनजीत के समकालीन थे, हम लोग देखे थे, है ना, प्रसेनजीत के समकालीन थे करके पढ़े थे। तो इन चीजों को भी क्या रखना है, आप लोग को याद रखना है, ठीक। और किनके, बिंबसार के और प्रसेनजीत के समकालीन थे, कौन, आपके बुद्ध जी। वैसे ही आपका जो सिकंदर महान है किनके समकालीन था, राजा घनानंद को। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए, सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व, ये सेल्यूकस कौन है, वही सेल्यूकस निकेटर है ना, सिकंदर का सेनापति, थल सेनापति, जो क्या करता है, सिकंदर की मृत्यु का पता चलता है उसको, तो वो क्या करता है, अपने ग्रीक मकदूनिया वापस न लौट के वहीं पे ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, ठीक। तो क्या करता है, भारत पे मतलब आक्रमण करता है, फिर वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। तो हारने के फलस्वरूप वो क्या करता है, अपनी बेटी हेलेना का विवाह किसके साथ कर देगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, ठीक। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, कि सेल्यूकस कब आक्रमण करता है, 305 ईसा पूर्व। ये पूछा जाता है ना, जहाँ पे मतलब डेट का रहेगा याद करने का, वहां उसी डेट को बस हम लोग याद करेंगे, टेन्योर को, ठीक। सेल्यूकस कब, 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, किंतु चंद्रगुप्त से परास्त हुआ, और क्या, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ, ठीक। इतना पॉइंट इसको भी हम लोग कहानी के माध्यम। अब देखिए, कहाँ-कहाँ पे मतलब कि उसका साम्राज्य था, ठीक? चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ-कहाँ था? इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक? देखिए, कहाँ-कहाँ था? बिहार था, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, अफ़गानिस्तान, दक्कन शामिल थे। तो दक्कन शामिल थे करके एक स्पेशली आप लोगों का क्वेश्चंस बनता है, ठीक? दक्कन शामिल थे, और बाहर का कौन-सा? अफ़गानिस्तान शामिल था करके, क्योंकि पूरा हिंदू कुश तक था ना पूरा ऊपर साइड, भारत का नक्शा ऐसे, ठीक? तो ये पूरा अफ़गानिस्तान है ना, और पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब सब, ठीक? अब इनके अभिलेख, वो जो हम लोग शहबाजगढ़ी है ना, ये सब चीज़ देखेंगे, पाकिस्तान वाला, वहाँ भी अभिलेख मिलते हैं, उन सब चीज़ों को लाइन से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में क्या धर्म अपना लेते हैं? जैन धर्म को अपना लेते हैं, ठीक? तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कौन-सा धर्म अपना लेते हैं? जैन धर्म को अपना लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए, अशोक, है ना? बिंदुसार का बेटा जो अशोक है ना? वो क्या करता है, जब कलिंग विजय करता है ना, तो भारी नरसंहार होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसको बहुत पछतावा होता है, और वो क्या, कौन-सा धर्म अपनाता है, फिर बौद्ध धर्म को अपनाता है। उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो कौन-सा धर्म अपना रहे हैं, जैन धर्म अपना रहे हैं अपने जीवन के अंतिम काल में, और वहीं अशोक कौन-सा धर्म अपनाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और वही अशोक है, वो अशोक जो तृतीय बौद्ध संगीति में क्या बनता है, संरक्षणकर्ता बनता है ना, तिथि, और अध्यक्ष कौन बनते हैं, कुछ आपके कौन बनते हैं, मोंगलीपुत त्रिश्य बनते हैं ना, मोंगलीपुत त्रिश्य बनते हैं, त्रिश्य, ठीक, वो अध्यक्ष। चीजों को भी याद रखिएगा। अब देखिए, मौखलीपुरुष है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही जैन धर्म स्वीकार कर लिए और दक्षिण भारत जाकर जैन धर्म का प्रचार किए। इन चीजों को भी याद रखिएगा, जैसे कि इनके बेटे जो अशोक है ना, ये जो बेटे हैं, जो अशोक है, वो श्रीलंका भेज देते हैं अपनी पुत्री और पुत्र को, संघमित्रा और महेंद्र को, किसके, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वैसे ही ये जैन धर्म का प्रचार करने के लिए कहा जाते हैं, दक्षिण भारत जाकर जैन धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और जैन धर्म वाले में ही हम लोग देखे थे कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, आपका दिगंबर और किसमें, श्वेतांबर। तो दिगंबर जो रहता है, भद्रबाहु, वो लोग भी कहाँ चले जाते हैं, आपके दक्षिण भारत साइड जैन धर्म के प्रसार के लिए चले जाते हैं, है ना? ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसकी श्रवण बेलगोला मैसूर में, ठीक, ये श्रवण बेलगोला से याद आया आप लोगों को? श्रवण बेलगोला में किनकी, गोमतेश्वर जी की मूर्ति है, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है ना? 57 फीट का, है ना? 57 फीट का, ठीक? तो उसको भी याद रखिएगा, उसको भी हम लोग देखे थे ना, उसको कौन बनाया था? बताइए, उसको कौन बनाया था? जो गोमतेश्वर जी की मूर्ति थी, उसको कौन बनाया था आपका? गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय ने, गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय ने, ठीक? इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे जैन धर्म वाले में, तो इसको भी याद रखिए। उसकी श्रवण बेलगोला यहाँ पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, 298, ठीक? शासन कब किए हैं? 322 में, और मृत्यु कब हुई है? 298 में, ठीक?
इन चीज़ों को याद रखिए। आप देखिए मेगास्थनीज़ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत था, ठीक? ये वही मेगास्थनीज़ है जो क्या करता है इंडिका नामक बुक की रचना करता है जिसमें पूरा मौर्य वंश आपको मिल जाता है, मेगास्थनीज़ के बुक में, ठीक? इंडिका में। उसमें स्पेशली क्या पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी करके इंडिका में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। 7 जातियों में बँटा था, है ना? 7 भागों में बँटा था जो भी वर्ण थे, ये सब चीज़। तो इन बातों को याद रखिएगा। मेगास्थनीज और कौन है पूछा जाएगा तो सेल्यूकस का दूत था, है ना? सेल्यूकस का दूत। अपनी बेटी का विवाह करता है ना तो सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब देखिए उसके बाद सौराष्ट्र के गवर्नर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील बनाई। अब ये प्रसिद्ध सुदर्शन झील कौन बनाया है करके ये भी क्वेश्चंस में आता है। जितने भी वन लाइनर है सब आए हुए एग्जाम में है, आए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक? तो देखिए क्या बोल रहा है सौराष्ट्र के गवर्नर, कौन? सौराष्ट्र के गवर्नर, ठीक? पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश को कौन निर्देश दिए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य दिए हैं। और कौन? सौराष्ट्र के कौन है? पुष्यगुप्त, ठीक? कौन है? पुष्यगुप्त, ठीक? के निर्देश पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील बनाए हैं। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक? पुष्यगुप्त हैं और एक पुष्यमित्र शुंग करके होंगे, ठीक? अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य अब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, वैसे ही हर्यक वंश में क्या देखे थे हम लोग? हर्यक वंश में क्या देखे थे? बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद कौन आता है आपका? उदयन। तो उदयन क्या करता है? नया नगर बसाता है पाटलिपुत्र और उसी को ही अपनी राजधानी बनाता है, हर्यक वंश जब पढ़े थे तब। अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना रहे हैं, ठीक? अब देखिए कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान कौटिल्य ही कौन है? चाणक्य जी, विष्णुगुप्त ही कौन है? चाणक्य, ठीक? तो वही प्रधानमंत्री बनते हैं ना, इन्हीं की वजह से ही तो चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश स्थापित हुआ है ना? अब देखिए ये स्पेशली बनता है ये तीनों कूट मतलब कि अब क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में। मालवा एवं गुजरात एवं महाराष्ट्र को कौन जीता करके? तो ऑप्शन दे चंद्रगुप्त, बिंबिसार बिंदुसार या आपका क्या बोलते हैं अशोक ऐसा करके, ठीक? तो चंद्रगुप्त ने जीता है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। अब देखिए बिंदुसार के बारे में। अब आ जाते हैं बिंदुसार के बारे में, ठीक? बिंदुसार का टेन्योर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिनका याद रखना था चंद्रगुप्त मौर्य का है ना क्योंकि स्थापित किए थे और लास्ट टाइम अंतिम समय में क्या है जैन धर्म को अपना लिए थे, ठीक? और दक्षिण भारत चले गए थे उसके प्रसार के लिए। अब देखिए यहाँ पे और वहीं मैसूर में ही श्रवणबेलगोला वहीं पे उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, ठीक? अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन बनता है? बिंदुसार सम्राट बनता है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा क्या है? बिंदुसार ने मतलब कि बिंदुसार जो है ना वो ना बाहर से क्या-क्या मँगाता है इन चीज़ों को भी याद रखना है, ठीक है? तो जो राजा होते हैं वो दर्शन को छोड़ के बाकी सब चीज़ को भेजेंगे। क्या-क्या भेजते हैं? मदिरा, अंगूर का जो रहता है उसको और सूखे मेवे भेजता है, ठीक? ये दोनों आ जाएगा मदिरा, अंगूर की सूखे मेवे ये सब चीज़, ठीक? जैसे हम लोग जब अंग्रेजी शासनकाल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं ना तम्बाकू या और प्रिंटिंग प्रेस है ना, कहाँ से मतलब कैसे किनका देन है, उनका देन है, ये सब चीज़ पढ़ते हैं। तो वैसे ही ये भी चीज़ इनकी देन है करके ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक? और वैसे ही हम लोग अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, तो अफ़गानिस्तान से क्या-क्या मँगा रहे थे? टीन मँगा रहे थे, है ना? तो इस इन सब चीज़ों टीन, चाँदी ये सब चीज़ को मँगा रहा था, तो यही चीज़ है। ये सब क्वेश्चन्स बनते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ मँगा रहे हैं करके, ठीक? को भी याद रखिएगा। अब देखिए, किससे मँगा रहा है? सीरिया के शासक एंटियोकस, किससे? एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस, ठीक? उनसे मँगवा रहे हैं। मदिरा मँगवा रहे हैं, सूखे में दार्शनिक भी मँगवाते हैं, पर दार्शनिक को छोड़ के सब चीज़ भेज देते हैं, ठीक? इनको भी याद रखिए। बस इसमें इन दोनों चीज़ को याद रखिएगा बिंदुसार का, ठीक? अब देखिए, अशोक जो है, ठीक? अब बिंदुसार की मृत्यु हो गई, है ना? बिंदुसार की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो शासक कौन करेगा? अब बिंदुसार की मृत्यु हो गई, अब शासक कौन करेगा? शासन कौन करेगा? तो देखिए बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र रहते हैं, है ना? बहुत सारे पुत्र रहते हैं और ये अशोक जो रहता है ये थोड़ा क्या रहता है मतलब बाकी भाइयों से मतलब दू मतलब कि सौतेली माँ का बेटा होता है ना? तो ये क्या रहता है थोड़ा-सा काला रहता है, अन्य भाइयों की अपेक्षा ये बहुत ही काला दिखता है, ठीक? तो अशोक को ऐसे ही उसके भाई लोग चिढ़ते रहते हैं और ये थोड़ा इसी सब चीज़ों से थोड़ा क्रूर भी हो जाता है कि सारे भाई लोग मतलब मेरे को चिढ़ाते हैं ऐसा करे तो ये अपनी मम्मी के समझाने से ही क्या रहता है शांत रहता है पर बहुत ज़्यादा अति करने के दौरान बहुत ज़्यादा अपने भाइयों के द्वारा बहुत अति करने के दौरान फिर क्या करता है उनकी हत्या करता है और अपने शासन का क्या रखता है ये नींव रखता है तो ये भी मतलब कि कहानी है एक तरीके से तो भी हल्का सा याद रखिएगा बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक अब देखिए बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक सम्राट बना ठीक बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने कितने भाइयों की हत्या करता है 99 भाइयों का हत्या करता है और कब बनता है 269 ईसा पूर्व में सम्राट बना ठीक इनका टेन्योर याद रखना है अशोक के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिली एक यही शासक है जो क्या करता है धर्म को प्रबलता ना देकर क्या करता है ये अपने राज्य के जो लोग हैं है ना लोगों की हित भावना को
अग्रसर रखता है, धर्मनिष्ठा को परे रखकर, ठीक? धर्मनिष्ठा को परे रखकर लोगों की भावना को, सद्भावना को, उनको आगे रखता है, ठीक? ये थे अशोक के विचार और इसी को ही श्रीलंकाई देश के भी राजा जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं, ठीक? और इनका कहना ये भी रहता था कि जो महामात्र होते हैं ना, मतलब बड़े अधिकारी होते हैं राज-काज के, तो वो लोग भी जब मैं अगर सोता भी रहूँ या अपनी पत्नियों के साथ रहूँ या मैं खाता भी रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, अगर राज्य की हित की बात है, तो महामात्र मुझे कभी भी आके मिल सकते हैं, ऐसे इनके विचार थे, ठीक? अशोक के। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों का वध कर देता है। कब? 269 ईसा पूर्व में और सम्राट बना। सम्राट बनने से पूर्व अशोक अवंती का प्रांतपति था। इसी को ही अशोक का अवंती, ठीक? हम लोग जब महाजनपद काल पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे हम लोग अवंती महाजनपद था, उसका क्या था? उज्जैन आपका क्या था? राजधानी था, है ना? तो वहीं का ही क्या रहता है, गवर्नर भी बोल सकते हो या प्रांतपति भी बोल सकते हो, ठीक? गवर्नर बोल सकते हो या फिर प्रांतपति भी आप लोग बोल सकते हो इसको, ठीक? उसने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। अशोक जो है देखिए, वो ये क्वेश्चन्स भी बनता है कि बिंदुसार अपने कौन से पुत्र को या फिर कहाँ पर क्या बोलते हैं विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं करके। तो तक्षशिला में भेजते हैं, किनको भेजते हैं? अशोक को भेजते हैं, ठीक? तक्षशिला में भेजते हैं, किनको भेजते हैं? अशोक को। और कौन-सा तक्षशिला है? वही तक्षशिला है जहाँ पर क्या चीज़ है आपका मतलब देखिए हम लोग महाजनपद पढ़े तो उसमें भी थे गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो वहाँ के कौन है तक्षशिला में? आचार्य कौन थे? चाणक्य जी, है ना? इन बातों को भी याद रखिएगा, ठीक? हाँ, उसने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की, ठीक? अब उसके बाद देखिए कलिंग युद्ध, अब उसके बाद कलिंग युद्ध, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अशोक वाले में, ठीक? यहीं से उसका क्या होते हैं, जो भावना जो होती है ना, बहुत ज़्यादा नरसंहार कर दें करके बहुत ज़्यादा हृदय उनका द्रवित हो जाता है, ठीक? तो इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। 2 मिनट ऐसे ही रहिएगा। हाँ, जिज्ञासा? हाँ, बताऊँ का? हेलो, हेलो। ठीक है, तो देखिए अब अशोक के बारे में अशोक का क्या है आपका कलिंग युद्ध क्या रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ठीक कलिंग युद्ध अशोक का क्या रहेगा कलिंग युद्ध आपका क्या रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा तो इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक अशोक है वो अपने राजरोहण के 8वें वर्ष ठीक है अपने राजरोहण के 8वें वर्ष क्या है 261 ईसा पूर्व में कलिंग उड़ीसा राज्य पर क्या किया आक्रमण किया ठीक 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या किया कलिंग पर आक्रमण किया अत्यंत भीषण रक्तपात व नरसंहार के पश्चात अशोक विजयी रहा ठीक देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अत्यंत भीषण रक्तपात अत्यंत भीषण रक्तपात नरसंहार के पश्चात क्यों क्योंकि वो जो कलिंग जो रहते हैं वहां के जो राजा रहते हैं ना उनकी जो प्रजा रहती है वो प्रजा मतलब राजा प्रजा हित ऐसे ही करके जो वहाँ की प्रजा है वो भी भाग लेती है युद्ध में, है ना? तो इसके कारण और ज़्यादा नरसंहार होता है आपका। क्योंकि राजा की मदद के लिए प्रजा भी भाग ले रही तो प्रजा का भी नरसंहार हो रहा है ना? प्रजा भी मर रही है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक? अशोक ने अपने राज्यारोहण के कितने 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या कर रहे हैं? कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण कर रहे हैं। देखिए कलिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे है आपका समुद्र के पास है ना? तो जितने भी बाहर से आपके आ रहे हैं, व्यापार करना हो, है ना? कोई भी चीज़ मँगाना हो, ले जाना हो, है ना? तो सबसे मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण है वो जगह, है ना? तो कोई भी राजा चाहेगा कि उस चीज़ों को जीत लूँ मैं, कलिंग को जीत लूँ, है ना? तो इस तरीके से इसका भी सोच था अशोक का, तो ये भी मतलब कि वहाँ पे जीत जाता है, पर क्या हो जाता है उसका हृदय हृदय क्या है द्रवित हो जाता है ये सब चीज़ों को देख के, ठीक? युद्ध की विभाषिका से उसका हृदय क्या हो जाता है द्रवित हो जाता है। उसने युद्ध का क्या कर दिया परित्याग कर अब देखिए यहाँ पे युद्ध का क्या कर देता है परित्याग तो कूट बनते हैं, है ना? जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन से टॉपिक है इनके कूट बनेंगे,
तो इसके बाद जो मौर्य काल का जो एमसीक्यू है उसको लगाओगे ना बहुत अच्छे से आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, ठीक। देखिए, क्या हुआ? कलिंग युद्ध में जीत लिया भले पर नरसंहार हो गया। नरसंहार बहुत सारे होने के कारण, रक्तपात होने के कारण है ना, जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं पानी जो है वो पूरा लाल दिखने लग गया था बोलते हैं, पूरा मतलब रक्त से पूरा हो गया था करके। रक्त-रक्त हो गया था, इतना नरसंहार हुआ था कि वहाँ का पानी जो है पूरा लाल-लाल हो गया था, है ना? तो हृदय द्रवित हुआ, उसने युद्ध का परित्याग कर क्या किया, राजरोहण के 9वें वर्ष, ठीक? राजरोहण के 9वें वर्ष बौद्ध धर्म क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। 260 ईसा पूर्व में, ठीक? 261 पूर्व 8वें वर्ष में क्या हुआ, कलिंग पर आक्रमण किया और वहीं जस्ट 9वें वर्ष मतलब 200 आपका क्या है 60 है ना, ईसा पूर्व चल रहे हैं इसलिए 61 के बाद 60 ईसा पूर्व में उसके प्रचार-प्रसार हेतु अथक प्रयास किए, ठीक? बौद्ध धर्म स्वीकार कर 260 ईसा पूर्व में उसके प्रचार-प्रसार हेतु अथक प्रयास किए। ठीक? अब देखिए उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई, ठीक? दिग्विजय के स्थान पर कौन-सी? धम्म विजय की नीति अपनाई, ठीक? धम्म पाली भाषा का शब्द है, तो धम्म क्या है? पाली भाषा का शब्द है। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे त्रिपिटक पढ़े थे हम लोग, है ना? तो देखे थे ना, एक आपका विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना? है ना? तो वहीं से ही समझ आ जाता है कि ये जो धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है, ठीक? अब देखिए आगे, अशोक ने बस इतना याद रखिएगा धम्म विजय की नीति अपनाई है, धम्म पाली भाषा का शब्द है। उसके बाद अशोक ने देव नाम प्रिय या इसी को देवप्रिय या प्रियदर्शी है ना या प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। अशोक की मृत्यु कब हो जाती है? 232 ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक? कब हो जाती है? 232 ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक? अब देखिए यहाँ पे अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर क्या-क्या? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की क्या थी? स्थापना की, ठीक? स्थापना की। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक? इसी को ही सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पे त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करते हैं। इन्हीं को फॉलो कौन करते हैं? श्रीलंकाई देश के राजा भी ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं अशोक को। तो यहाँ से इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक? यहाँ से इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक? कलिंग युद्ध से क्या-क्या याद रखोगे कि क्या बोलते हैं राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या होता है कि क्या बोलते हैं ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं पर भारी नरसंहार होता है। वहाँ का जो पानी है वो पूरा आपका लाल-लाल दिखाई देता है पूरा रक्त से, है ना? तो ये भारी रक्तपात को देखकर उनका हृदय क्या हो जाता है द्रवित हो जाता है और जस्ट 9वें वर्ष बाद मतलब कि 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किए और जस्ट एक मतलब 9वें वर्ष बाद क्या करते हैं वो 260 ईसा पूर्व में क्या करते हैं बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उसके प्रसार में निकल जाते हैं, ठीक? और किन 3 चीज़ों पे त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करते हैं? सहिष्णुता, उदारता और आपका एक क्या है? करुणा के, ठीक? अब देखिए अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक? अशोक के अभिलेख से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एमसीक्यू भी लगाएँगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छूटते हैं, वो एमसीक्यू से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अशोक के अभिलेखों में 14 वृहत शिलालेख हैं, ठीक? 14 क्या हो जाएँगे आपके वृहत शिलालेख, ठीक? 14 क्या है वृहत शिलालेख और वहीं देखा जाए तो 7 स्तंभ लेख हो जाएँगे, ठीक? 7 स्तंभ वाला अभिलेख हो जाएगा आपका। आप लोग रुमनदेही अभिलेख भी जब सर्च करोगे तो वो भी आपका एक स्तंभ टाइप का देखने को मिल जाएगा, है ना? जिसमें क्या है कर से छूट के बारे में दिया हुआ है। लुम्बिनी नामक ग्राम में बौद्ध जी का जन्म हुआ है, तो कर की छूट देते हैं और 20 वर्ष बाद राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, वहाँ पूजा अर्चना किए रहते हैं, वो भी चीज़ उसमें लिखा हुआ है, ठीक? तो देखिए, अशोक के अभिलेखों में वृहद अगर बोला जाएगा तो 14 और स्तंभ लेख बोला जाएगा तो 7 ठीक है? और लघु शिलालेख भी हैं और गुफा अभिलेख भी हैं और पृथक कलिंग अभिलेख है। पृथक कलिंग अभिलेख का ज़िक्र आपका मतलब कि एमसीक्यू भी लगाएँ तो वहाँ पर भी आप लोगों को पृथक शिलालेख के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक? कि जैसे किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, है ना? अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो कौन से पृथक ये जो आप लोगों का दिख रहा है ना पृथक कलिंग अभिलेख, इसमें नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। तो इनको आप लोग क्या कीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा कि पृथक शिलालेख में क्या बोलता है वो कि अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य क्या है मेरे बच्चे हैं, ठीक? और उसी में ही पृथक शिलालेख में भी और एक घोषणा करता है कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुःख को स्पष्ट करता है, ठीक? कलिंग का जो पृथक शिलालेख है, उसमें और क्या घोषणा हुआ है कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुःख को स्पष्ट करता है, ठीक? और उसी में ही क्या है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं करके भी उसी में घोषणा किया हुआ है ना? पृथक कलिंग अभिलेख में, ठीक? यही कलिंग है ना, कलिंग के लिए ही तो युद्ध किया था वो, है ना? तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक? लघु स्तंभ लेख भी हैं, 14 वृहत शिलालेख
7 स्तंभ लेख और लघु शिलालेख भी है और लघु स्तंभ लेख भी है, ठीक? और 14 बृहद शिलालेख है, इनको याद रखिएगा। लाइन से मतलब पढ़ते जाएँगे किस अभिलेख में क्या-क्या लिखा है, जो-जो इम्पोर्टेंट है, वो भी आगे। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अशोक के प्रस्तर स्तंभ एकाश्मक, शानदार पॉलिश, शुंडाकार शेफ्ट वाले हैं, ठीक? इसके पत्थर प्रायः कहाँ से मँगाए जाते हैं? चुनार से लाए जाते हैं, थे करके। ये एक बार मतलब देखिए इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 1 बार, 2 बार पढ़ोगे तो ऑटोमैटिक वो माइंड में आ जाता है। फिर उसको जैसे हम लोग एमसीक्यू में देखते हैं या कूट वाला क्वेश्चन देखते हैं तो माइंड में रहता है कि हाँ, ऐसा था करके, ठीक? एकदम रटने की प्रॉपर ज़रूरत नहीं है या एकदम ट्रिक लगा के भी याद कर ले, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक? देखिए, क्या है प्रस्तर स्तंभ जो एकाश्मक है, इस वर्ड भी याद नहीं है बस इतना अशोक के स्तंभ में क्या है, शानदार पॉलिश हुआ था, है ना? शानदार पॉलिश हुआ था, शुंडाकार शेफ्ट वाले थे, इसके पत्थर कहाँ से मँगाए जाते हैं आपके चुनार के लिए। पत्थर को क्या करते हैं, चुन-चुन के कलाकारी करते हैं ना, तो चुनार से मँगाए गए थे, ऐसे करके याद रखिएगा। अब देखिए, ये जेम्स प्रिंसेप है ना, जेम्स प्रिंसेप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्यों? क्योंकि अशोक का जो अभिलेख है, उसको पढ़ने वाला सर्वप्रथम क्या है ये, सफलता प्राप्त किया था। कौन? जेम्स प्रिंसेप, ठीक? और कब प्राप्त किया था आपका? 1837, ठीक? 1837 में, ठीक? इन बातों को भी याद रखिएगा आप लोग कि 1837 में जेम्स 1837 ईसा पूर्व में क्या है आपका जेम्स प्रिंसेप जो है क्या करता है, अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त करता है, ठीक? अब देखिए, अशोक के अभिलेखों में जनता की भाषा, प्राकृत का प्रयोग किया गया है, ठीक? जनता की भाषा किसका? प्राकृत का प्रयोग किया गया है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं ना, वो क्या है? प्राकृतिक भाषा या आपके क्या है? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अब देखिए यही जो है ये आपका मनसेहेरा है ना, इसके भी क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं आपके, है ना? मनसेहेरा कहाँ है? पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक? पहले पूरा हिंद कुश तक था ना आपका, जो आपका पूरा महाजनपद था वो कहाँ तक पूरा फैला हुआ था आपका? हिंद कुश तक फैला हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ना पूरा लास्ट तक जाता था, है ना? तो ये मनसेहेरा, पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी है ना, वहाँ भी अभिलेखों में कौन-सी लिपि? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब देखिए खरोष्ठी लिपि का हम लोग जब महाजनपद काल पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब ईरानी शासक का क्या होता है आपका यहाँ भारत में आक्रमण होता है ना? जिसको क्या बोलते हैं आप लोग आपका दारा और कौन था? डारियस, है ना? दारा और क्या था आपका? डेरियस, है ना? दारा और डेरियस, उसका आक्रमण होता है, प्रथम ईरानी शासक था, है ना? जिसका आक्रमण होता है यहाँ पे। तो उसी टाइम ही आपका मतलब उस आक्रमण के कारण क्या-क्या खरोष्ठी लिपि का प्रभाव बढ़ता है। आपकी जो क्या बोलते हैं महिलाएँ होते हैं वो मतलब युद्ध रक्षा के लिए आगे आती हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक? तो इन सब चीज़ों को भी याद रखिए। यहाँ पे खरोष्ठी लिपि का बात आया करके मैंने यहाँ पे उस चीज़ को बता दिया। अब खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है आपका? दाईं से बाईं ओर, ठीक है? जैसे उर्दू को लिखा जाता है वैसे ही, ठीक? मतलब कि आपका क्या बोलते हैं मतलब कि जैसे मतलब इस्लाम वाले लोग लिखते हैं ना, ये लोग ऐसे करके वैसी टाइप का क्या है ये लिखा जाता है दाईं से बाईं ओर, ठीक? दाईं से बाईं ओर। बाकी आपका देवनागरी ये सब हम लोग ऐसे लिखते हैं इस साइड से मतलब कि हिंदी वाला जो भी हम लोग लिखते हैं वो सब चीज़, ठीक? तो उन चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए कंधार अभिलेख द्विभाषी है। ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? जो कंधार है आपका अभिलेख जो है वो द्विभाषी है करके क्या-क्या ग्रीक, आरेमिक या फिर इसी को अरमाइक ऐसे करके भी बोला जाता है, ठीक? इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। बृहत शिलालेखों में बृहत शिलालेख कितने थे टोटल अभी जस्ट ऊपर देखे थे कितने थे 14 थे और 7 क्या थे आपके स्तंभ अभिलेख थे, ठीक? अब देखिए वही बृहत शिलालेखों में धम्म एवं प्रशासन का वर्णन है, ठीक? ये धम्म को है ना, धम्म को माने दिग्विजय के उससे परिप्रेक्ष्य क्या माने धम्म को माने, है ना? धम्म को माने हैं। बौद्ध धर्म को वैसे भी मानते थे ये, धम्म नीति को अपनाया है। को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मास्की गुज्जर गुज्जारा, ठीक? मास्की गुज्जारा अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन्स बनता है कि अशोक का नाम कहाँ पे मिलता है? तो मास्की में, ठीक? अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख में मिलता है करके आता है। गुज्जारा का तो अभी तक पूछा नहीं गया है, मास्की का पूछा गया है, ठीक? जबकि अन्य अभिलेखों में उसका उल्लेख देवनामप्रिय संबोधन से है, ठीक? देवनामप्रिय संबोधन से है। इन चीज़ों को भी याद रखिए आप प्रियदर्शी, है ना? देवनामप्रिय या प्रियदर्शी, ठीक? तो इतना क्या हो गया आपका अशोक के अभिलेख का हो गया, ठीक है? एक बार अशोक के अभिलेख तक का ऐसे ही नॉर्मल रिवीजन कर लेते हैं। मौर्य काल के बारे में कहाँ-कहाँ से मिलता है आपका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से या मेगास्थनीज के इंडिका से या फिर आपका क्या है अशोक के अभिलेख से ये चंद्रगुप्त मौर्य काल के बारे में पता चलता है, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहता है? चाणक्य की सहायता से है ना, चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश का नींव रखता है और क्या बोलते हैं ये सेल्यूकस जब यहाँ भारत पे आक्रमण करता है ना?
तो उस टाइम उसको हराकर उसकी बेटी हेलेना के साथ इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और ये भी चीज़ देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेता है और दक्षिण में प्रसार के लिए निकल जाता है और वहीं पे ही श्रवणबेलगोला मैसूर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक? यहीं पे एक बात मैंने बोला था याद रखिएगा कि अशोक जो है अपने जीवन काल में कब जब कलिंग युद्ध है ना, जीत जाता है उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाता है बहुत सारे नरसंहार, रक्तपात को देख के, ठीक? इन बातों को भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक? मालवा, गुजरात ये सब चीज़ जो देखे थे हम लोग उसको कौन जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे, है ना? इन बातों को भी आप लोग को ध्यान रखना था। फिर उसके बाद जस्ट हम लोग आए थे बिंबसार, तो बिंबसार में सिर्फ़ आप लोग को 2 बातें ही बस याद रखनी थी। क्या-क्या बातें याद रखनी थी कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार, बिंदुसार, है ना? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था आपका? बिंदुसार सम्राट बना है और बिंदुसार जो है बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बार आता है कि वो क्या-क्या मँगवाता है? मदिरा मँगवाता है और सूखे मेवे मँगवाता है और दार्शनिक मँगवाता है। किससे? सीरिया के शासक से। सीरिया के शासक का क्या नाम रहता है? एंटियोकस, ठीक? उसके बाद हम लोग पूरा अभी जितना भी पढ़े पूरा अशोक के बारे में पढ़े हैं, ठीक? तो अशोक जो है वो क्या करता है? बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या बनता है? राजा बनता है ना? और इसी को ही कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए इनके पिताजी, है ना? कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए इनके पिताश्री, है ना? बिंबसार बिंदुसार सॉरी बार-बार बिंबसार निकला, बिंदुसार, है ना? बिंदुसार जो है कहाँ पे भेजते हैं इनको तो तक्षशिला भेजते हैं ना विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक? तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए उसके बाद अशोक जो है ना? जो मतलब राज्यारोहण हो जाता है तो उसके 8 वर्षों के बाद कि कलिंग में आक्रमण करना चाहिए करके कलिंग पे आक्रमण करता है ना? भारी रक्तपात, रक्तसंहार देखता है। उसके बाद 9वें वर्ष है ना मतलब कि अपने मतलब राज्यारोहण हुआ उसके 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक? और ये यहाँ पे एक बात और नोट डाउन करिएगा कि श्रीलंकाई देश में अपनी बेटी और अपने पुत्र और पुत्री को अ, बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। पुत्री का नाम शग्मित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र, ठीक? बातों को भी याद रखिए। यही श्रीलंकाई देश के ही जो शासक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ये जो अशोक होते हैं, उनकी नीतियों को अपनाते हैं ना, उनकी नीतियों को फ़ॉलो करते हैं। कैसे? जैसे ये क्या बोलते हैं त्रिधारणा को लेके, मतलब कि धर्म धर्मनिष्ठा से बढ़ के है, क्या बढ़ के है? जनता की सेवा, है ना? अपने जो राज्य है, लोगों को देखना, है ना? को देखना और इनका कहना ये अशोक का कहना ये भी था कि अगर मैं कुछ भी विश्राम करता रहूँ या रानियों के साथ रहूँ, है ना? या कहीं भी रहूँ पर जो महामात्य हैं, है ना? उच्च अधिकारी हैं, वो जनता से रिलेटेड अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी तो वो कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्य हित सर्वोपरि है, राज्य के लोग जो हैं वो सर्वोपरि हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये यहाँ पे दिग्विजय के स्थान पर धम्मविजय की नीति को अपनाते हैं, ठीक? ये भी चीज़ को याद रखिएगा और अशोक को ही क्या देव नाम प्रिय या देवप्रिय, पीएससी, है ना? पियसी या प्रियदर्शी ये सब दिया हुआ है, ठीक? अशोक की मृत्यु कब हो जाती है? 232 ईसा पूर्व में। यही है, कौन-कौन सी सहिष्णुता, उदारता और करुणा, है ना? सहिष्णुता और उदारता के लिए और करुणा के लिए करुणा के आधार पर क्या करते हैं राजधर्म की क्या करते हैं स्थापना करते हैं। वहीं अभिलेख में हम लोग देखें 14 वृहत अभिलेख थे और 7 क्या थे आपके स्तंभ अभिलेख थे, है ना? बाकी आपके नॉर्मली देखा जाए तो लघु शिलालेख भी मिल जाते हैं, गुफा अभिलेख भी मिल जाएँगे और पृथक कलिंग अभिलेख। पृथक कलिंग अभिलेख से आप लोगों को क्या-क्या पॉइंट याद रखना था कि उसमें क्या घोषणा किया रहता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और दूसरा क्या बोला रहता है कि अशोक के आंतरिक दुःख को स्पष्ट कराता है। जब कलिंग का युद्ध हुआ रहता है, उसका आंतरिक दुःख को क्या करता है प्रकट मतलब प्रकट करता है वो, ठीक? ये पृथक कलिंग अभिलेख, इन बातों को याद रखिए कि सारे मनुष्य क्या है मेरे बच्चे हैं, किसमें घोषणा हुई? पृथक कलिंग अभिलेख में, ठीक? बातों को याद रखिएगा। यहाँ पे थ्योरी में नोट डाउन नहीं है, उसको याद रखिएगा। एमसी देखिए, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मान लीजिए जैसे आपका नोट्स है, नोट्स में अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है, तो उसको मैं ओरली बताती हूँ, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना? और दूसरी बात एमसीक्यू में भी हम लोग जब करेंगे, तो जो क्वेश्चन छूट जाते हैं या जो पोर्शन छूट जाता है, उसको कवर कर लेंगे, है ना? और बाकी इसका जो आपका पीडीएफ है, कहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को? जो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस है, उसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। और दूसरी बात, अगर इसको आप लोग मतलब पूरा क्रम वाइज़ आप लोगों को जो भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, है ना? फ्री यूट्यूब में जो क्लासेस चल रही हैं, उनका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कहाँ पे जाके ले सकते हो? ऐप पे, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है, वहाँ से जाकर भी ले सकते हो। मात्र ₹1 में आपको सारे पीडीएफ जो भी डल रहे हैं, डलेंगे, सारे सिर्फ़ एक एक ही बार आप लोगों को ₹1 में परचेज़ करना है, फिर सारे मिल जाएँगे, ठीक? अरेंज हुआ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, हैं? अब देखिए, इसको देख लिया हम लोग फिर उसके बाद मतलब उसके अशोक के जो स्तंभ मतलब कि जो लेख हैं वो कैसे थे? पॉलीटार थे आपके और कौन-सा? सुंडाकार, है ना? सुंदाकार सेप्ट वाले इनको भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसके अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सर्वप्रथम कौन पढ़ पाया था? कौन अंग्रेज पढ़ पाया था? तो जेम्स
प्रिंसेप, है ना? जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा था? 1833 में, ठीक? ठीक? 1857 की क्रांति होती है, वैसे ही 1857 से रिलेट करके 37 जेम्स प्रिंस, है ना? ऐसा करके पढ़ लेना, लिंक करने के लिए, पढ़ने के लिए बता रही हूँ, ठीक? अशोक के अभिलेखों में जनता की भाषा प्राकृत का प्रयोग हुआ है, ठीक? जनता की भाषा प्राकृत का उपयोग है और जितने भी अभिलेख मिलेंगे उसमें भी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ मिलेगा, ये देखिए, ठीक? और जो बनसेहरा है और शहबाजगढ़ी कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में और क्वेश्चन्स बनते ही हैं इससे। अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। और कंधार अभिलेख को भी देखिए, बहुत 14 वृहत अभिलेख, 7 स्तंभ लेख बहुत सारे हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको बस याद रखेंगे। सब के सब याद रखेंगे तो जो पूछा नहीं जा रहा तो अननेसेसरी डाटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? देखिए कंधार अभिलेख को याद रखना जो द्विभाषी है ना, ग्रीक एवं अरेमिक या अरमाइक भी बोला जाता है इसको, ठीक? बृहद अभिलेखों में धम्म एवं प्रशासन का वर्णन है। उसके बाद मास्की, गुजरा तो नहीं, मास्की करके पूछा गया कि अशोक का नाम मिलता है करके, मास्की अभिलेख में मिलता है, ठीक? और जबकि अन्य अभिलेखों में क्या है, उसका उल्लेख देव नाम प्रिय संबोधन से है। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? तो मास्की, गुजारा अभिलेख में मिलता है, ठीक? अब देखिए, अब अभिलेख में आ जाते हैं ना, तो अभिलेख में देख लेते हैं क्या-क्या है। ये सब क्या है, सुमेलित कीजिए करके बन जाता है आपका क्वेश्चंस। आजकल के क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन रहे हैं, कूट वाले बन रहे हैं और क्या है, सुमेलित कीजिए करके बन रहा है, ठीक? तो देख लेते हैं। मनसेरा ए स बाजगढ़ी के अभिलेख कैसे हैं? खरोष्ठी लिपि में है आपका। कंधार का अभी जस्ट देखिए कि द्विभाषी में है, ग्रीक अरेमिक अरमाइक करके भी बोला जाता है इसको। मास्की में अशोक का नाम अशोक मिला है, बाकी सब में क्या मिला है आपका? देव नाम प्रिय मिला हुआ है। बाकी सब में क्या मिला हुआ है? देव नाम प्रिय मिला हुआ है, देखिए। अब भब्रू अभिलेख में त्रिरत्न में विश्वास, ठीक है? त्रिरत्न में विश्वास, ठीक? अब देखिए बौद्ध संघ धम्म, बौद्ध संघ धम्म, है ना? बौद्ध धर्म जब पढ़े थे हम लोग तो बौद्ध बौद्ध संघ, है ना? बौद्ध संघ धम्म ये है। और उस वाले में त्रिरत्न में क्या था आपका? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान था, सम्यक चरित्र था, सम्यक दर्शन था, है ना? उस वाले में त्रिरत्न में जैन धर्म के। तो इन बातों को भी याद रखिएगा, है ना? त्रिपिटक अलग है, त्रिरत्न अलग है आपका, ठीक? त्रिपिटक में क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, है ना? इन चीज़ों को याद रखिएगा। और त्रिरत्न, त्रिरत्न भी बोलेंगे तो क्या है? धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, ठीक? अब देखिए भब्रू स्तंभ लेख, भब्रू स्तंभ लेख, है ना? स्वयं को क्या है? मगध का सम्राट, है ना? देखिए भब्रू अभिलेख है त्रिरत्न में विश्वास और भब्रू स्तंभ लेख है स्तंभ, स्तंभ, सा से स्वयं को सम्राट, सम्राट, है ना? मगध का सम्राट करके, ठीक? अब देखिए एक चीज़ यहीं पे बात आ रहा है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, है ना? हम लोग जैन धर्म देखे थे उसमें त्रिरत्न देखे थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वैसे इसमें देख लिए हम लोग त्रिपिटक। पिटक में क्या-क्या पढ़े? विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, है ना? और आपका त्रिरत्न में बौद्ध संघ धर्म, है ना? अब एक चीज़ याद रखिएगा, बौद्ध संघ धम्म, है ना? अब एक चीज़ याद रखिएगा हम लोग बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे त्रिरत्न और इधर क्या है? 4 आर्य सत्य, ठीक? तो 4 आर्य सत्य क्या-क्या थे, वो चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का पोर्शन भूलना नहीं है, पीछे का पोर्शन भी हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक? पीछे का पोर्शन भी क्या है, याद रखते जाना है, तो सब चीज़ को कंप्लीट करते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता को बार-बार देखते जाइए, है ना? फिर उसके बाद आप एमसीक्यू लगाते जाइए, है ना? रिवीज़न, रिवीज़न करोगे टाइम ऑटोमेटिक जो 1 घंटा लगता था, वो आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे लगते जाएगा, ठीक? अब देखिए रुम्मनदेही अभिलेख, करो की छूटियाँ में यात्रा है, तो वही रुम्मनदेही का अभिलेख हम लोग बौद्ध धर्म वाले में भी पढ़े थे रुम्मनदेही, है ना? कि अपने राजरोहण के 20 वर्ष बाद वहाँ आता है लुम्नी नामक ग्राम में, है ना? वहाँ पे पूजा अर्चना करता है और लुम्नी नामक ग्राम में बौद्ध जी का जन्म हुआ है करके करों से छूट प्रदान करता है, ठीक? करों से क्या करता है? छूट प्रदान करता है, तो उसको भी उसमें लिखा गया है। 13वें शिलालेख धौली, 13वें शिलालेख, ठीक? उसमें क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 13वाँ शिलालेख, ठीक? धौली कलिंग युद्ध का क्या है उसमें वर्णन है, ठीक? अब एक चीज़ बताइए पृथक कलिंग शिलालेख में मैंने क्या बताया था? पृथक कलिंग शिलालेख में कि अशोक क्या बोला है कि सारे मनुष्य क्या है मेरे बच्चे हैं, है ना? इसको भी याद रखिए। अब 13वें शिलालेख में ही क्या है? यूनानी राज्यों का उल्लेख है, ठीक? कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है और क्या है? यूनानी राजाओं का उल्लेख है। सारनाथ स्तंभ, ठीक? भारत सरकार का राज चिन्ह। सारनाथ स्तंभ जो है अशोक का ही सारनाथ स्तंभ है, वो हमारा क्या है? राज चिन्ह है। अभी भारत देश का क्या है? वो राज चिन्ह है ना? सेम 4 आपके क्या है? शेर की छवि बनी रहती है ना? वो वाला, ठीक? सारनाथ। अब देखिए, भब्रू अभिलेख में अशोक, भब्रू अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास व्यक्त करता है।
भब्रू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अभी जस्ट ऊपर में ही देख लिए थे इसको, दोबारा यहाँ पे लाइन रिपीट हुआ है, ठीक? कि भब्रू अभिलेख अभिलेख में देखिए, कन्फ्यूज़ मत होना। स्तंभलेख में, भब्रू स्तंभलेख में सा से स्तंभ, सा से स्वयं को मगध का सम्राट, ठीक? स्वयं को मगध का सम्राट, ऐसे करके याद रखना। और भब्रू अभिलेख में त्रिरत्न, ठीक? अब देखिए रुम्मनदेही अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करों की छूट एवं बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्राओं का वर्णन है, ठीक? स्थानों की यात्राओं का वर्णन। अशोक ने अपने राज्य की सीमा पर बसने वाले, ठीक? अशोक के राज्य की सीमा पर बसने वाले कौन-कौन आपके? देखिए, चोलों, पांड्यों, केरल पुत्रों और सतीय पुत्रों का उल्लेख है, जिनमें सतीय पुत्रों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, ठीक? सतीय पुत्रों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। बाकी आपका चोलों, पांड्यों, केरल पुत्रों, है ना? इनके बारे में देखने को मिल जाता है। अब देखिए यही फिर से 13वें शिलालेख धौली में यहाँ पे देख लिए थे 13वें शिलालेख धौली में कलिंग युद्ध का वर्णन, तो इस लाइन में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक? अब देखिए महान सम्राट अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख के राज्यों में संगम राज्य के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तब संगम राज्य के बारे में, ठीक? तो किसमें-किसमें बोल रहा है? दूसरे और 13वें शिलालेख में, ठीक? किसमें? दूसरे और 13वें शिलालेख। ये कंप्लीट होगा मौर्य वंश, फिर उसके बाद एमसीक्यू ज़रूर लगाइएगा, पूरा जितना थ्योरी पोर्शन है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक? थ्योरी पोर्शन देखने के बाद लगाओगे तो दूसरे और 13वें शिलालेख से दक्षिण के कहाँ राज्यों संगम राज्य तथा श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक? दूसरे और तीसरे शिलालेख में, है ना? 2 और 1 3, ठीक? दूसरे और 13वें शिलालेख में 2 और 1 क्या होता है? 3, ठीक? दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य तथा श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक? अब देखिए 13वें शिलालेख में विदेशी यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके। भारत में प्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था, है ना? प्रथम ईरानी आक्रमण डेरियस या दारा के द्वारा, ठीक? आता है, लूटता है, बहुत सारा कर लेके मतलब जाता है ये सब चीज़। प्रथम विदेशी आक्रमण है ये, है ना? और प्रथम ईरानी आक्रमण भी है। अब दूसरी बात, यूनानी आक्रमण होता है, ठीक? तो ये द्वितीय आपका विदेशी आक्रमण है। यूनानी वाला जो है द्वितीय विदेशी आक्रमण है, ठीक? इन बातों को भी याद रखिए, ठीक? जिसने आप देखिए यूनानी राजाओं का उल्लेख है जिसने अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यहाँ पे क्वेश्चंस जो बने हैं यहाँ से रिलेट मत कीजिएगा जो मैं बताई ना डेरियस दारावलो तो महाजनपद काल में जो देखे थे कि एमसीक्यू भी लगाए थे तो वहां भी हम लोग चर्चा कर चुके थे है ना कि प्रथम विदेशी आक्रमण द्वितीय विदेशी आक्रमण है ना ठीक। अब देखिए 13वें शिलालेख में क्या है विदेशी यूनानी राजाओं का उल्लेख है जिसने अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ से ही भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह ग्रहण किया है। इसको भी अभी जस्ट वन लाइनर डैश डैश वाले में देख चुके थे ठीक। अब बढ़ते हैं आगे मौर्य प्रशासन के बारे में देख लेते हैं ठीक। मौर्य प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य हेतु सप्तांग विचारधारा। अब एक चीज याद रखिए यहाँ पे एक चीज कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बोला गया है ना कि शूद्र जो है शूद्र वो क्या है आपके आर्य हैं करके ठीक। शूद्र को क्या ये है आर्य। वहीं जब हम लोग ऋग्वेद उत्तरवैदिक काल जब देखते हैं तो आर्य अपने आप को क्या बोलते थे श्रेष्ठ बोलते थे श्रेष्ठ कुलीन का। पर यहाँ पे शूद्र से उपमा कर दी गई है ठीक। तो इन बातों को भी याद रखिएगा। कौटिल्य ने राज्य हेतु सप्तांग विचारधारा दी। मौर्य साम्राज्य अत्यंत केंद्रीय प्रशासन के लिए ठीक। मौर्य साम्राज्य जो है अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख था ठीक। सम्राट जो है क्या है वो केंद्रीय प्रशासन का क्या था प्रमुख था। न्यायिक विधायी कार्यपालिका की शक्तियों का अंतिम स्रोत था। सम्राट प्रजा सुखम राजा सुखम ठीक की नीति का पालन करता था। अशोक वाले में ही देखिए है ना धर्मनिष्ठा से ऊपर रखता था अपने राज्य के लोगों को है ना राज्य के लोगों के लिए बहुत ठीक। ये सब चीजों को देख लेते हैं हम लोग। प्रजा सुखम राज सुखम ठीक। सम्राट का क्या था प्रजा सुखम राजा सुखम की नीति का पालन करता था। सम्राट की सहायता हेतु क्या क्या थे। अब ये भी कूट में आपका सही जोड़ी में आ जाता है कि समहर्ता क्या होता है कर संग्रहक। सन्निधाता कौन होता है शाही खजाने का प्रमुख। पुरोहित कौन होता है आपका पुरोहित पुरोहित होते थे है ना। और सेनापति होते थे शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे जिनकी संख्या कितनी थी 18 थी। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपका जो शीर्ष में जो अधिकारी होते हैं वो तीर्थ कहलाते थे जिनकी संख्या क्या होती थी 18 होती थी। जिनकी संख्या क्या होती थी 18 होती थी। इन चीजों को भी याद रखिए ठीक। ये वही सुमेलित कीजिए करके आ जाएगा। समाहर्ता कौन है कर संग्रह सन्नी दाता कौन होते शाही खजाने का प्रमुख पुरोहित सेनापति है शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाते थे जिनकी संख्या क्या होती थी 18 होती। हमारे पुराणों की भी संख्या कितनी है पुराणों की संख्या कितनी है चलिए बताइए पुराणों की संख्या हमारी पुराणों की संख्या भी कितनी है हमारी 18 ही है ठीक। यहाँ से वो तीर्थ कहलाते थे जिनकी संख्या 18 थी ऐसे करके आया ना तो मैं यहाँ पे बात रख दी ठीक। अब देखिए
27 अध्यक्ष मौर्य साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। कितने? 27 अध्यक्ष। कितने? 27 अध्यक्ष। ठीक? कितने? 27 अध्यक्ष आपके क्या करते थे? मौर्य साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। इनके प्रमुख थे लक्षणाध्यक्ष। ठीक? कौन? लक्षणाध्यक्ष। टकसाल प्रभारी, जो टकोली वसूलते हैं, है ना? स्थिताध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रबंध। ठीक? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक? स्थिताध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रबंधक। ठीक? फौजीदार न्यायालय, कंटक शोधन एवं दीवानी न्यायालय धर्मस्थी कहलाते थे। ठीक? फौजीदारी जो मामले होते हैं ना, फौजीदारी मामले जो होते हैं अधिकतर लटक जाते हैं, तो कंटक, लटकना, कटकना, कंटक शोधन ऐसे करके याद करने ला। ठीक? दीवानी न्यायालय धर्मस्थी कहलाते थे। दीवानी मामले क्या कहलाते? धर्मस्थी, धर्मस्थी, है ना? धर्मस्थी। और वैसे ही एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर संस्थान तथा भ्रमण करने वाले संचरण, है ना? भ्रमण करते हैं, संचरण कर रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना? गुप्तचर संस्थान। एक ही जगह पे रहेंगे गुप्तचर तो संस्थान, और भ्रमण करने वाले रहेंगे तो संचरण। अशोक के प्रशासन में कुछ मौलिक परिवर्तन किए। उसने राजरोहण के 14वें वर्ष नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जो धर्म महामात्र कहलाते थे। ठीक? क्या? धर्म महामात्र। ठीक? अभी तक हम लोग देखिए, राजरोहण के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण, 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म को अपनाए, 14वें वर्ष में क्या कर रहे हैं? धर्म महामात्र की नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक? और 20 वर्ष बाद में कहाँ जाएँगे? लुम्बिनी नामक ग्राम में जाएँगे, जहाँ पे करों की छूट देंगे। रुमनदेही अभिलेख में इसका वर्णन मिलेगा। ठीक? अब देखिए, इनका कार्य जनता के आध्यात्मिक एवं नैतिक कल्याण हेतु प्रयास करना था। अशोक ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। कौन से? देखिए यही है। यही है आपका, ये देखिए। संपूर्ण प्रजा क्या है? मेरी संतान के समान है ना? और यही कहाँ मिलता है? पृथक कलिंग शिलालेख में आप लोग को देखने को मिलता है। पृथक कलिंग शिलालेख में कि जो आपका सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं करके। ठीक? सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। यही प्रजा मेरी संतान के समान। उसने न्याय करने के लिए क्या? रज्जुको, न्याय करने के लिए किनकी? रज्जुकों की नियुक्ति की थी। और ये वही महामात्र है ना, जो अधिकारी होते थे, जिनको ये क्या बोले थे कि मैं कहीं भी रहूँ, है ना? या मैं मतलब कि मैं आराम करूँ, विश्राम करूँ, या मतलब कि अपनी रानियों के साथ रहूँ, कुछ भी। अगर राजहितैषी कार्य है तो आप आके मुझे मिल सकते हैं कभी भी, है ना? मौर्य सेना, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने? 6 लाख पदाधिक थे सेना, है ना? पदाधिक सेना थे। सैन्य प्रशासन 30 स्थायी समिति द्वारा किया जाता था। ठीक? ये कितने थे? 6 विभाग थे। ठीक? 6 विभाग थे। 30 सदस्यीय समिति और 6 विभाग। और अभी जस्ट ऊपर देखे थे, तीर्थ कहलाते थे, है ना? तीर्थ कहलाते थे करके देखे थे ना, उनकी संख्या कितनी थी? 18 ऐसे करके। देखिए इस लाइन में देखिए, ये देखिए। जो सेनापति होते थे, शीर्ष के अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे, जिनकी संख्या 18। ठीक? इन बातों को भी याद रखिएगा। यहाँ पे 30 सदस्यीय समिति द्वारा संचालित किया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखिए यहाँ पे स्पेशली मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था लिखा हुआ है। ठीक? हम लोग पढ़े अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक? अशोक के भी बेटी, पुत्र और पुत्री के बारे में भी चर्चा की है। संघमित्र और कौन? महेंद्र, है ना? कहाँ भेज देता है? श्रीलंका भेज देता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना? अब यहीं पे देखते हैं हम लोग, सबसे जो अंतिम शासक है आपका, है ना? जो आपका सबसे अंतिम शासक कौन? बृहदत्त। यही बृहदत्त है जिसकी हत्या कर, है ना? इसी का सेनापति हत्या कर कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक? पुष्यमित्र शुंग हत्या करके क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग हत्या करके क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है ना? वो ब्राह्मण होता है। ठीक? ब्राह्मण होता है पुष्यमित्र शुंग, इसकी हत्या करके शुंग वंश की क्या करेगा? स्थापना करेगा। ठीक? उसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, ये मौर्य वंश के बाद उसी को ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक? पुष्यमित्र शुंग वाले चैप्टर को ही देखेंगे। ठीक? अब देखिए यहाँ पे कल्हड़ की राजतरंगिणी। ठीक? यहाँ पे क्या-क्या याद रखना था आप लोगों को? एक आप लोग को मेगास्थनीज की इंडिका याद रखनी है। ठीक? मेगास्थनीज की इंडिका जो दास प्रथा उल्लेखित नहीं है करके, भारत में दास प्रथा उल्लेखित नहीं है, सिर्फ़ 7 भागों में बटा हुआ है ना? 7, इसमें 7 जातियाँ थी, सिर्फ़ 7 जातियाँ थी, ऐसे करके दास प्रथा प्रचलित नहीं थी करके बोला है, उसको याद रखना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र याद रखना है, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य बोला जाता है। और दूसरी बात आप लोग को विशाखदत्त मुद्रा राक्षस को भी याद रखना है ना? विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस याद रखना है। और दूसरी आपको ये भी याद रखना है, कल्हड़ की तरंगिणी। ठीक? के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की करके। ठीक? इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, है ना? स्तूप
बहुत सारे देखने को मिल जाएँगे। अशोक ने बराबर एवं दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएँ आजीविकों को समर्पित की है, ठीक? देखिए, जो पहाड़ होते थे उनको काट कर बनाया जाता है, जिसमें आजीवक लोग रहते थे, ठीक? आजीवकों को समर्पित की जाती थी नागार्जुनी गुफाएँ। बराबर एवं दशरथ ने अशोक ने बराबर और दशरथ ने, ठीक? नागार्जुनी गुफाएँ, ठीक? इस वाले भी राज्य शासक को याद रखिएगा, ठीक? दशरथ को, ठीक? ने नागार्जुनी गुफाएँ आजीविकों को समर्पित की और एक चीज़ और याद रखिएगा नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन जो है वो क्या करता है, आपका 2 चीज़ें करता है, ठीक? शून्यवाद और एक क्या है आपका सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक? सापेक्षता का सिद्धांत और शून्यवाद का सिद्धांत देता है नागार्जुन। तो को भी याद रखिएगा, ठीक? उसके बाद अशोक का गुरु उपगुप्त था जिससे उसने दीक्षा ली। बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि हम लोग वो वाला पढ़े थे हम लोग सिकंदर पढ़े थे तो उसके गुरु का नाम क्या था आपका? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था आपका? अरस्तू, ठीक? सिकंदर के गुरु का नाम एरिस्टोटल ऐसे करके बोला जाता है पर अपभ्रंश होके क्या बन गया वो? अरस्तू बन गया। जैसे सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर करके सिकंदर हो गया, है ना? वैसे ही अशोक के गुरु का नाम भी याद रखना है आप लोग को उपगुप्त था। उनसे दीक्षा ली। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, है ना? ये देखिए इसी को अभी चर्चा किए थे। अब श्रीलंका के शासक तिस्सा इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? श्रीलंका के शासक तिस्सा ने भी देवनामप्रिय तथा पीदसी की उपाधियां धारण की थी। क्यों? क्योंकि अशोक को फॉलो करता था, उसके जैसे राज करने की जो नीतियां थी उनको वो अपने राज्य में भी वैसी ही छवि उतारता था, है ना? वो भी क्या है देवनामप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया था कौन तिस्सा श्रीलंका के शासक अशोक ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संधि थी तो इसका चर्चा हम लोग बौद्ध धर्म वाले पढ़े थे उसी में कर लिए थे कि अशोक के शासन काल में क्या है अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति होती है ठीक प्रथम बौद्ध संगीति आपको 483 में हुआ अगला 383 फिर अगला 250 ईसा पूर्व में होता है ना और इसका वो करते हैं अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके मोगली मोगलीपुत्र तिष्य ठीक मोगलीपुत्र या मोगलीपुत्र तिष्य बनते हैं ठीक बातों को भी याद रखिएगा और कहाँ होता है आपका पहला होता है आपका कहाँ पे राजगृह में होता है ना पहला कहाँ होता है आपका बौद्ध संगीति राजगृह में होता है फिर दूसरा कहाँ होता है आपका वैशाली में फिर तीसरा कहाँ होता है आपका पाटलिपुत्र में ठीक कहाँ होता है पाटलिपुत्र है ना अब देखिए अगला मयूर पर्वत अर्धचंद्र की छाप वाली आहत मुद्राएं ठीक अब देखिए ये मौर्य चंद्र है ना? चंद्रगुप्त मौर्य वंश है ना? चंद्रगुप्त, तो चंद्र की छाप वाली, ठीक? या फिर मौर्य वंश है तो मयूर पर्वत, है ना? छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाते हैं इनके सिक्के, ठीक? छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का जब सामान्य अध्ययन पढ़ते हो तो उसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी आप लोग पढ़ोगे कि मयूर छाप वाले सिक्के भी देखने को मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक? तो मयूर पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत मुद्राएँ मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएँ थी ये पर्ण का जिक्र बहुत होता है ठीक पर्ण का पर्ण चांदी का सिक्का था जो विनिमय की मानक मुद्रा थी क्या थी विनिमय की मानक मुद्रा थी ठीक इन बातों को भी याद रखिएगा अशोक के गवर्नर कौन थे यवन राज तुष्फाक ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई अब देखिए सुदर्शन झील का पहले और जिक्र हुआ है ठीक कौन से गवर्नर थे सौराष्ट्र के गवर्नर है ना चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश से क्या बनाते हैं सुदर्शन झील बनाते हैं याद आया अभी जस्ट थोड़ी क्लास में ऊपर में देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश से सौराष्ट्र के गवर्नर क्या करते हैं सुदर्शन झील बनवाते हैं और वही सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई कौन निकलवाए अशोक के गवर्नर यवनराज तुष्फाक ने ठीक कहा गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य वाला ये देखिए सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील बनवाई है और वही सुदर्शन झील से नहरें कौन निकलवा रहे हैं कौन निकलवा रहा है ना देखिए यहाँ ये देखिए अशोक के गवर्नर निकलवा रहे हैं ठीक बातों को भी याद रखिएगा कंपेयर करके जस्ट पढ़ लीजिएगा अब देखिए मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उसने यहाँ भी लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी उसके अनुसार भारत में 7 जातियां थी यही चीज एडीओ एग्जाम में अभी आया था है ना ठीक प्रचलित नहीं थी और उसके अनुसार भारत में 7 जातियां थी अब देखिए कोटिल का अर्थशास्त्र ठीक फिर उसके बाद आपका ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हो ठीक कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य के चाणक्य है ना इसी को ही विष्णुगुप्त से भी बोला जाता था या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य ठीक कौटिल्य के चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है ना कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया ये भी आता है कि कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र जो है वो किससे रिलेटेड है राजनीति से रिलेटेड है सामाजिक दृष्टि से रिलेटेड है ना बहुत सारी चीज ऑप्शंस बना के पूछा जाता है तो किससे रिलेटेड है राजनीतिक नीतियों पर इसमें शासन संचालन की कला का वर्णन है अब देखिए
राजनीतिक नीतियों पर है तो कैसे शासन करना है क्या, उसी के ही बल पे तो नंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करा मतलब उन चीज़ों का ही ज़िक्र मिलेगा इसमें, है ना? और किस तरीके से मतलब एक राजा मतलब एक जो नंद बहुत शटक राजा जो है उसको हटाना और एक चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना? निम्न वर्ग का जो बालक है ना? उसको निम्न वर्ग का हो या फिर मेरी वंश, क्षत्रिय वंश का हो, जैसा भी जिसमें बोला गया है ना? उसको उठा के एक राजा बनाना, सशक्त राजा बनाना, है ना? मौर्य वंश की स्थापना करना, इतनी बड़ी बात है ना? तो इसमें शासन संचालन का वर्णन है, यह राजा के कर्तव्यों को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है एवं वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्याग पत्नी, जो पति द्वारा परित्याग पत्नी होती है, उनको क्या है विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने धर्म संवर्धन देखिए धर्म को महत्ता ना देकर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, इसलिए उसने राज्य देशों में धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्य सामाजिक समरसता के विचारों को अधिक स्थान मिला है, ठीक? मतलब वो क्या करता था क्या बोलता था कि धर्म संवर्धन नहीं, मतलब लोग जो मेरी जनता है ना? उनके बीच क्या हो सामाजिक समरसता हो और अपनी जनता को ही मतलब अपनी जनता के ही सुख को क्या मानता था, अपना असली सुख मानता था। अभी भी देखिए ना राजा कब सुख है जब उसकी जनता खुश है, ठीक? अब देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक? और वहीं अभी जेम्स प्रिंसेप का भी देखे थे जो प्रथम मतलब अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, है ना? सफलता पाई थी उसने सर्वप्रथम सफलता पाई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना कहाँ किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, इसको भी याद रखिएगा। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। राजस्व के स्रोत क्या थे? भाग और बलि। और एक और हम लोग देखे थे बलि और एक किसमें देखे थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बोलते हैं बलि मतलब जो वो होते थे, जो जनता होती थी वो स्व इच्छा से राजा को देती थी, है ना? राजा को कर देती स्व इच्छा से। तो बलि बोला जाता था करके किसमें पढ़े थे? बताइए चलिए किसमें पढ़े थे? ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे क्या? या उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे? किसमें पढ़े थे आप लोग बताइएगा? अब देखिए, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किसमें? रुद्रदमन, ठीक? रुद्रदमन। रुम्मनदेही अलग है आपका जिसमें करों से संबंधित उल्लेख है, करों से छूट देने के से संबंधित उल्लेख और रुद्रदमन अलग है, ठीक? अब यहीं पे देखिए आपका ये वाला लाइन दीपवंश व महावंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है। इसमें दीपवंश व महावंश में, ठीक? दीपवंश और महावंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक? कब हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? 250 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। संरक्षक किए थे और अध्यक्ष कौन थे आपके? मोगलीपुत्र तीष, ठीक? अशोक द्वारा निर्मित एवं शुंग काल में विस्तृत सांची के स्तूप में यहाँ पे देखिए किनकी अस्थियां हैं? सारीपुत्र एवं महामोगलयान की अस्थियां रखी हुई हैं, ठीक? नाम याद नहीं आ रहा पर अस्थियाँ रखी हुई याद आ रहा है, थोड़ा इसको देख लिए माइंड में, फिर एमसीक्यू में आया तो खुद माइंड में रिमेंबर कर जाता है ना? पर थोड़ा इसको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक? अशोक द्वारा निर्मित था ना सांची का स्तूप, शुंग काल में विस्तृत और शुंग काल में विस्तृत हुआ था, तो सरीपुत्र एवं महामोगलयान की क्या है अस्थियाँ रखी हुई। 5वीं सदी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम शिल्पियों और व्यापारियों ने सिक्के चलवाए थे, ठीक? और इसमें ही याद रखिएगा कि महाजनपद काल में ही देखे थे हम लोग कि जो शिल्पकारी होते हैं और व्यापारी होते हैं, उनसे शुल्क लेने वाला शुल्काध्यक्ष कहलाता था, ठीक? जिन्हें ये सिक्के चलवाए, जिन्हें पंचमार या आहत सिक्के कहा गया है, जो चांदी के थे, ये भारत के प्राचीनतम सिक्के थे, ठीक? पंचमार या आहत सिक्के से भी क्वेश्चन्स बनते हैं, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक? तो ये आपका मौर्य वंश शासन खत्म हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर छूटते हैं, तो उसको हम लोग एमसीक्यू में कवर करते हैं और करेंगे भी और इसके बाद एमसीक्यू आएगा, उसमें और मौर्य वंश आपका क्या होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पहले थ्योरी पोर्शन को अच्छे से रट लीजिएगा। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी कमेंट करके बताइए, मैं खुद उसका आंसर करूँगी, ठीक? तो मिलते हैं फिर हम लोग